हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पंकज स्टडी पॉइंट। दोस्तों, मेरा नाम पंकज सिंह है और मैं आपको अपने चैनल पर स्टडी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस देता हूँ। कंप्यूटर एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस आंसर, जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स पर आपको यहाँ पर स्टडी मटेरियल मिलता है। तो यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। आज का जो टॉपिक है वो रिलेटेड है न्यू एग्रीकल्चर लॉ, यानी कि कृषि अधिनियम। है, आप लोगों ने सुना होगा न्यूज़पेपर में, न्यूज़ चैनल पर। तो बहुत सारे वीडियोस भी इससे रिलेटेड वायरल हुए हैं। तो आज हम जानेंगे क्या है एपीएमसी। बढ़ते हैं कोर्स की तरफ। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन यानी कि संदर्भ। दोस्तों, संसद द्वारा पारित 3 कृषि अधिनियमों ने पूरे देश में संवैधानिक वैधता पर बहस छेड़ दी है। ये अधिनियम कृषि उपज, वाणिज्य एवं व्यापार, संवर्धन एवं सुविधा अधिनियम 2020, मूल्य आश्वासन पर किसान समझौता अधिकार प्रदान करना और सुरक्षा अधिनियम 2020, आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 2020, ये तीनों हैं। तो इन अधिनियमों की उपयोगिता बताते हुए सरकार का कहना है कि ये कानून किसानों की आय बढ़ाने में मदद करेंगे। पहले किसानों को कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब से ऐसा नहीं होगा। देश भर के किसान संगठन, मंडी समितियों से जुड़े लोग इन अधिनियमों का विरोध कर रहे हैं। उनका मानना है कि इन अधिनियमों के जरिए सरकार कृषि में निजी क्षेत्र को बढ़ावा दे रही है, जो किसानों की परेशानियों को और अधिक बढ़ाएगा। अब क्वेश्चन ये उठता है, यानी कि अब प्रश्न ये उठता है, क्या केंद्र सरकार के पास अधिकार है कि वह राज्य सूची के विषयों पर कानून का निर्माण कर सकती है या कर सकता है? कई राज्यों ने कृषि अधिनियमों की संवैधानिक वैधता पर प्रश्न खड़े किए हैं तथा कई राज्य इन अधिनियमों की वैधता को चुनौती देने के लिए वैधता को समझने से पूर्व क्रमशः तीनों कृषि अधिनियमों के प्रावधानों, उनके लाभ तथा चुनौतियों को समझने का प्रयास किया जाएगा। तो बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कृषि उपज, वाणिज्य एवं व्यापार, संवर्धन एंड सुविधा अधिनियम 2020, यानी कि द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रोमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020। तो दोस्तों, ये क्या है? वर्तमान में किसानों को अपनी उपज की बिक्री में कई प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। किसानों के लिए अधिसूचित कृषि उत्पाद विपणन समिति, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम एपीएमसी के नाम से जानते हैं, वाले बाजार क्षेत्र के बाहर कृषि उपज की बिक्री पर कई तरह के प्रतिबंध थे। किसानों को केवल राज्य सरकारों के पंजीकृत लाइसेंसधारियों को उपज बेचने की बाध्यता भी निर्धारित थी। साथ ही राज्य सरकारों द्वारा लागू विभिन्न एपीएमसी विधानों के कारण विभिन्न राज्यों के बीच कृषि उपज के मुक्त प्रवाह में भी बाधाएं बनी हुई थी। अब इसका लाभ क्या है, यानी कि एडवांटेजेस इसके क्या हैं? तो दोस्तों, इस अधिनियम के माध्यम से एक नए पारिस्थितिकी तंत्र की स्थापना में सहायता मिलेगी, जहां किसानों और व्यापारियों को कृषि उपज की खरीद तथा बिक्री के लिए अधिक विकल्प उपलब्ध होंगे। यह अधिनियम राज्य कृषि उपज विपणन कानून के तहत अधिसूचित बाजारों के भौतिक परिसर के बाहर अवरोध मुक्त। अगला प्रॉफिट इसका क्या है? इस अधिनियम के माध्यम से अधिशेष उपज वाले क्षेत्र के किसानों को अपनी उपज पर बेहतर मूल्य प्राप्त होगा और साथ ही कम उपज वाले क्षेत्रों में उपभोक्ताओं को कम कीमत पर अनाज प्राप्त हो सकेगा।
अगला लाभ इसका क्या है? इस अधिनियम में कृषि क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग का प्रस्ताव किया गया है। इस अधिनियम के तहत किसानों से उनकी उपज की बिक्री पर कोई उपकर या लगान नहीं लिया जाएगा। साथ ही इसके तहत किसानों के लिए एक अलग विवाद समाधान तंत्र की स्थापना का प्रावधान भी किया गया है। तो ये थे लाभ। अब उठती हैं चुनौतियां कुछ। क्या क्या चुनौतियां वो भी जान लेते हैं। तो इस अधिनियम से इस प्रकार की स्थिति निर्मित हो जाती है जिसमें किसानों को स्थानीय बाजार में अपनी उपज को न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP मिनिमम सेलिंग प्राइस पर बेचने से कोई खरीदार नहीं मिलता है। क्योंकि अधिकांश किसान छोटे अथवा सीमांत कृषि भूमि के मालिक होते हैं और इनके पास अपनी उपज को दूर के बाजारों में बेचने हेतु परिवहन के साधन नहीं होते। अतः इन किसानों को अपनी उपज स्थानीय बाजार में ही न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम कीमतों पर बेचने के लिए मजबूर होना पड़ता है। नेक्स्ट है मूल्य आश्वासन पर किसान बंदोबस्ती और सुरक्षा समझौता और कृषि सेवा अधिनियम 2020 यानी कि द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट भारतीय किसानों को छोटी जोत, मौसम पर निर्भरता, उत्पादन और बाजार की अनिश्चितता के कारण कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन कमजोरियों के कारण आर्थिक दृष्टि से कृषि में बहुत अधिक जोखिम होता है। जोखिम होते हैं यानी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। अब इसके लाभ क्या है वो भी जान लेते हैं। तो दोस्तों इसके लाभ क्या हैं? इस विधेयक या यह विधेयक किसानों को बगैर किसी शोषण के भय के प्रसंस्करणकर्ताओं, थोक विक्रेताओं तथा बड़े खुदरा कारोबारियों, निर्यातकों आदि के साथ जुड़ने में सक्षम बनाएगा। दूसरा लाभ इसका क्या है? इसके माध्यम से किसान प्रत्यक्ष रूप से विपणन से जुड़ सकेंगे जिससे मध्यस्थों की भूमिका समाप्त होगी यानी कि जो बिचौलिए होते हैं उनकी भूमिका समाप्त हो जाएगी और उन्हें अपनी फसल का बेहतर मूल्य प्राप्त हो सकेगा। इस विधेयक से कृषि उपज को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचाने हेतु आपूर्ति श्रृंखला के निर्माण तथा कृषि अवसंरचना के विकास हेतु निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा मिलेगा। तो ये थे लाभ। अब चुनौतियां क्या हैं वो भी जान लेते हैं। तो दोस्तों चुनौती क्या है? पहली चुनौती है, पहली चिंता का कारण अनुबंध कृषि में किसानों तथा कारपोरेट्स की मध्य समझौता करने की शक्ति से संबंधित है। इसमें एक किसान अपनी पैदावार के लिए उचित मूल्य तय करने में कारपोरेट अथवा बड़े व्यावसायिक प्रयोजनों के साथ समझौता करने में पर्याप्त रूप से सक्षम नहीं होता। दूसरा क्या है? दूसरे अधिनियम में कहा गया है कि गुणवत्ता मानकों को समझौते में दोनों पक्षों द्वारा पारस्परिक रूप पर गुणवत्ता पहलू काफी महत्वपूर्ण हो जाएगा यानी कि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्वालिटी वाला जो है या गुणवत्ता पहलू जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि देश में कृषि पारिस्थितिक विविधता में असमानता होने के कारण गुणवत्ता में एक रूपता संभव नहीं होगी यानी कि एक रूपता यानी कि एक जैसी क्वालिटी नहीं होगी। अब थर्ड है आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 2020 यानी कि इसेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट्स एक्ट 2020। तो ये क्या है? इस संशोधन के अंतर्गत अकाल, युद्ध आदि जैसी असामान्य परिस्थितियों के कारण कीमतों में अत्यधिक वृद्धि तथा प्राकृतिक आपदा जैसी परिस्थितियों में कुछ निर्दिष्ट कृषि उपजों की आपूर्ति, भंडारण तथा कीमतों को नियंत्रित यानी कि कंट्रोल किए जाने का प्रावधान किया गया है। लाभ क्या है इसका? इस विधेयक के माध्यम से सरकार के विनियामक वातावरण को उदार बनाने के साथ साथ यह भी सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा की जाए। संशोधन
विधेयक में यह व्यवस्था की गई है कि युद्ध, अकाल, असाधारण मूल्य वृद्धि और प्राकृतिक संपदा जैसी परिस्थितियों में इन कृषि उपजों की कीमतों को नियंत्रित किया जा सकता है। इस संशोधन के माध्यम से न केवल किसानों के लिए बल्कि उपभोक्ताओं और निवेशकों के लिए भी सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव माहौल का निर्माण होगा और यह निश्चित रूप से हमारे देश को आत्मनिर्भर बनाएगा, यानी कि जो हमारा देश है कॉन्फिडेंट में आएगा। वो आगे है, इस संशोधन से कृषि क्षेत्र की समग्र आपूर्ति श्रृंखला तंत्र को मजबूती मिलेगी। इस संशोधन के माध्यम से इस कृषि क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देकर किसानों की आय दोगुनी करने और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने की सरकार की प्रतिबद्धता को पूरा करने में मदद मिलेगी। अब इसमें भी हैं कुछ चुनौतियां, तो चुनौतियां क्या हैं? इस अधिनियम के अंतर्गत कृषि उपजों की मूल्य सीमा में उतार चढ़ाव काफी विषम है, यानी कि बागवानी उपजों की खुदरा कीमतों में 100% यानी कि 100% की वृद्धि तथा शीघ्र खराब नहीं होने वाले कृषि खाद्य पदार्थों की खुदरा कीमतों में 50% की वृद्धि यानी कि इंक्रीमेंट। इसके तहत किसी कृषि उपज के मूल्य श्रृंखला यानी कि वैल्यू चेन प्रतिभागी की स्थापित क्षमता स्टॉक सीमा लगाए जाने से मुक्त रहेगी। निर्यातक वस्तुओं की मांग दिखाने पर स्टॉक सीमा लगाए जाने से मुक्त रहेंगे। कृषि से संबंधित विषय की संवैधानिक स्थिति। संविधान में कृषि को राज्य सूची 2 के विषय के रूप में संदर्भित किया गया है। कृषि व उससे संबंधित विषय को राज्य सूची की सूची सेकेंड प्रविष्टि 14 में सूचीबद्ध किया गया है। याद रखना, सूची 2 प्रविष्टि 14 में सूचीबद्ध किया गया है। राज्य सूची की प्रविष्टि 26 राज्य के भीतर व्यापार एवं वाणिज्य को संदर्भित करता है। राज्य सूची की सूची 2 प्रविष्टि 27 माल के उत्पादन, आपूर्ति और वितरण को संदर्भित करता है। अब है केंद्र के पास कृषि से संबंधित कानून बनाने का आधार। तो केंद्र सरकार ने समवर्ती सूची 3 की प्रविष्टि 33 के आधार पर कृषि से संबंधित विषय पर कानून बनाया था। राज्य सूची की सूची 2 प्रविष्टि 26 और 27 की समवर्ती सूची 3 की प्रविष्टि 33 के प्रावधानों के अधीन सूचीबद्ध किया गया है। समवर्ती सूची की प्रविष्टि 33 जहाँ एक ओर कृषि विषयों पर राज्यों की शक्ति को सीमित करती है, तो दूसरी ओर यह अधिकार देते हुए शक्तिमय बनाती है कि वह कृषि उत्पादन, कृषि व्यापार, खाद्यान्न वितरण और कृषि उत्पाद संबंधी मामलों पर विधि बना सकती है, यानी कि कानून बना सकती है। केंद्र सरकार समय समय पर राज्य सरकारों को ऐसे निर्देश दे सकती है जिन्हें वह इस अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी ढंग से अमल में लाने के लिए आवश्यक समझती है। राज्यों को इन निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है, यानी कि नेसेसरी है। ये केंद्र सरकार ऐसा निर्णय ले सकती है या ऐसा कह सकती है। अब आगे की राह क्या है? वर्तमान में देश में किसानों की एक बड़ी आबादी के पास छोटी जोत है और उनके पास आधुनिक उपकरणों का अभाव है, यानी कि उनके पास इक्विपमेंट्स कम है और खेती बाड़ी जो है कम है। ऐसे में सरकार को कृषि में वैधानिक पद्धति के उपयोग और नवीन उपकरणों हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने का प्रयास करना चाहिए। संविधान की सूची 2 की प्रविष्टि 14 के तहत कृषि को राज्य सूची के विषय के रूप में शामिल किया गया है। अतः केंद्र सरकार का निर्णय राज्यों के कार्यों में हस्तक्षेप के साथ संविधान में निहित कानून निर्माण से पूर्व राज्यों के विश्वास को प्राप्त करना चाहिए। यानी कि केंद्र सरकार ने बनाया, ठीक, कोई भी नियम बनाया तो उससे पहले उसे स्टेट से यानी कि राज्यों से इस पर विचार कर लेना चाहिए था, यानी कि
स्थिति को देखकर कोई भी कानून बनाना चाहिए, यानी कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की भावना को चोट ये पहुंचा सकती है। तो इसलिए कानून निर्माण से पूर्व राज्यों के विश्वास को प्राप्त करना चाहिए, यानी कि उनका जो है फेथ या विश्वास होना चाहिए। अब प्रश्न है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, कई क्वेश्चन है वैसे शॉर्ट में तो कई बन सकते हैं, अगर लॉन्ग में पूछा गया क्वेश्चन है तो वो क्या बन सकता है। संसद द्वारा पारित कृषि अधिनियम 2020 के प्रावधानों का संक्षेप में उल्लेख करते हुए उनसे संबंधित चिंताओं का वर्णन कीजिए। क्या यह अधिनियम सहकारी संघवाद की भावना के विपरीत है? तर्क सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो दोस्तों मैंने बताया तीनों नियमों को, यानी कि तीनों अधिनियमों को के बारे में जानकारी दी। तो क्या अधिनियम सहकारी संघवाद की भावना के विपरीत है? तर्क सहित उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो विपरीत तो नहीं है, लेकिन आप अपनी भावनाओं को एक रीजन के साथ ही आपको तर्क सहित यानी कि उसे एक्सप्लेन करना है। यानी कि क्या मैंने लास्ट में ये बोला था कि राज्यों का विश्वास प्राप्त होना अनिवार्य है, ठीक है, तभी ये ऐसा कानून बन सकता है। तो आई होप कि आपको टॉपिक समझ में आया होगा और आप इसे अच्छे से रिवाइज कीजिए, क्योंकि यूपीएससी के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई रिक्वेस्ट प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड शेयर। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि स्टडी से रिलेटेड आपको बहुत सारा। तब तक के लिए बाय।